दोस्तों 31 मार्च 2023 बहुत जल्दी आने वाली है। फरवरी शुरू हो चुका है और हर एक आदमी को चिंता है कि अपना इनकम टैक्स कैसे बचाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अखिलेश तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमें अपना इनकम टैक्स बचाना है तो पुरानी रिजीम में इनकम टैक्स में सेक्शन 80C में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। और 80C में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन इन्वेस्टमेंट को करने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब को बताने के लिए आज का यह वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके और आप समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 80C का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका बेनिफिट उसको केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। मतलब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी या कोई भी अदर जो एसएससी है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर भी उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। उसकी टोटल अमाउंट जो क्वालिफाइंग अमाउंट है जिसके ऊपर डिडक्शन मिल सकता है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। 80C में 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको छूट मिलेगी। अब किस में इन्वेस्टमेंट करें? सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो प्रीमियम दिया जाता है उसके ऊपर आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल भी कर सकता है, एचयूएफ भी कर सकता है। उसमें बस हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना है। अगर सम एश्योर्ड का 10% ज़्यादा प्रीमियम देते हैं तो वो हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका रिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा, जो डिफर्ड एन्युटी का नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा, उसका रिडक्शन हमको मिलेगा। नॉन कम्यूटेड डिफर्ड एन्युटी में इन्वेस्टमेंट एचयूएफ नहीं कर सकता है। प्रोविडेंट फंड में और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो उसमें जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 80C में उसका डिडक्शन हमको मिलेगा। हमने अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट हमको मिलेगा। 1.5 लाख रुपए तक हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट एचयूएफ नहीं कर सकता। एचयूएफ के नाम से पीपीएफ अकाउंट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको रिडक्शन नहीं मिलता है। सुपर एन्यूएशन फंड में हमको बेनिफिट मिलेगा। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। और हम सुकन्या समृद्धि योजना जो सरकार ने लड़कियों के लिए लाई है, 2 लड़कियों के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम तक कर सकते हैं और उसमें आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। एन्युटी प्लान एलआईसी का नोटिफाइड एन्युटी प्लान एलआईसी के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे जीवन धारा है, जीवन अक्षय है, इसके में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। म्यूचुअल फंड और यूटीआई की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने पर बेनिफिट मिलेगा आपको। म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS होती है, टैक्स सेविंग स्कीम होती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नोटिफाइड पेंशन फंड जो म्यूचुअल फंड और यूटीआई के हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नोटिफाइड पेंशन फंड जो यूटीआई और म्यूचुअल फंड के हैं वो डिडक्शन जो है एचयूएफ को नहीं मिल सकता। हडको की किसी भी स्कीम में अगर हमने सब्सक्रिप्शन कर रखा है किसी स्कीम में तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। ट्यूशन फीस, बच्चों की स्कूल फीस की ट्यूशन फीस जो होती है उसमें हमको 2 बच्चे का बेनिफिट मिलेगा। इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्यूशन फीस के अलावा और क्या है जिसके ऊपर हमको बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, ट्यूशन फीस फुल टाइम एजुकेशन की होनी चाहिए। फुल टाइम एजुकेशन ऑन एजुकेशनल कोर्सेज ऑफर्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसने की फुल टाइम है वो एनरोल है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने पेमेंट है वो इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फी और डोनेशन और कैपिटेशन फीस के रूप में या किसी और उसी तरीके से नेचर के रूप में करा हुआ है तो उसका हमको रिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका सर्कुलर नंबर 17 2014 का
आया हुआ है, जिसमें साफ कहा गया है कि डेवलपमेंट फीस, डोनेशन और कैपिटेशन फीस का पेमेंट पे हमें 80C का रिडक्शन नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में जो अकाउंट है वो हम दोनों के नाम पे खुलवा सकते हैं, पेरेंट के नाम भी खोल सकते हैं और उस बच्ची के नाम पे भी खोल सकते हैं और उसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन का रिपेमेंट की जो भी अमाउंट है उसके ऊपर हमको बेनिफिट मिलेगा, उसका डिडक्शन हमको मिल सकता है। हमने किसी भी बैंक में टैक्स सेविंग स्कीम की जो एफडी होती हैं, जो 5 साल की एफडी होती हैं, उन 5 साल की एफडी में अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमें उसका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा। नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स स्कीम में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका भी बेनिफिट हमको सेक्शन 80C में मिलेगा। रिपेयर या रिनोवेशन के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उसके लोन के रिपेमेंट की जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसका बेनिफिट सेक्शन 80C में नहीं मिलेगा। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। आपको ये जरूर देखना है कि ये जितने भी आपके डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शंस आपको पेमेंट बेसिस पे मिलने हैं, आपको एक्रूअल बेसिस पे नहीं मिलने हैं। तो आप पेमेंट करेंगे तभी उसका आपको बेनिफिट मिलना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 2 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग कंपलसरी है, लेकिन बाकी यूलिप, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, डिपॉजिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट के ऊपर भी जो आपको बेनिफिट मिलना है, उन सब को आपको मिनिमम 5 साल के लिए जरूर रखना है। 5 साल के पहले यू कैन नॉट लिक्विडेट इट। अगर लिक्विडेट करते हैं तो जिस साल भी आप लिक्विडेट करेंगे, जिस साल भी उसको आप भुना लेंगे, उस साल पूरे अमाउंट के ऊपर जिसके ऊपर आपने टैक्स का बेनिफिट लिया है वो आपको उस साल की इनकम मान करके उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एडिशनल 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और है जो कि अगर आप करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। 80CCD 1B NPS स्कीम है और उसमें आप करेंगे तो आपको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो जो पुरानी जो टैक्स रिजीम है उसमें टोटल आपको बेनिफिट 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं और उससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। नई टैक्स रिजीम में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में आपको इन्वेस्टमेंट करने से फायदा है। दोस्तों, अगर यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।